गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अक्टूबर 4 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नोबेल प्राइज के बारे में, जो कि फिजिक्स में मिला है। इसी का जुड़ा हुआ टॉपिक है वो है आज का एडिटोरियल, जहाँ पे हम लोग वैक्सीन डेवलपमेंट को लेके जो नोबेल प्राइज मिला है कल, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा आज के एडिटोरियल में। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली नेपाल में अर्थक्वेक आया है, 3-4 अर्थक्वेक जो है बैक टू बैक आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, एक नया टर्म है जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ये जीएस पेपर 2, 3, 4 कहीं पे भी इसको आप यूज कर सकते हो। एसए में इसको लेके भी ऐसे आ सकता है, इंटरव्यू में भी इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो ये टर्म के बारे में जानेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, डेमोक्रेसी से कैसे रिलेटेड है और करंट में न्यूज में क्यों है। इसके साथ साथ इसी के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ टॉपिक है फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं थोड़े बहुत, वो हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन हमारे प्रयास प्रोग्राम के बारे में बता दूं, ये हमारा आंसर आईटी प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट कोचिंग कर चुके हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या आप जॉब्स कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेज में हैं, अगर आप यूपीएससी से जुड़े हुए हैं तो आंसर राइटिंग से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई हो नहीं सकता आपकी प्रेपरेशन में। हर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग के स्किल थोड़े से अलग अलग होते हैं, थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे टेक्निक्स चाहिए आपको। तो हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दिमाग में कंटेंट चाहे दुनिया भर का हो, लेकिन पेपर पे नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे ऑफलाइन जो सेंटर है ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, उसको भी जा सकते हो, वहाँ पे मेंटरिंग वगैरह कर सकते हो। सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है, उसका क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं ही लेता हूँ। इसमें पूरे वीक का करंट अफेयर आपको करवाया जाता है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी 2-3 हफ्ते ये संडे को होने वाला है, बिकॉज सैटरडे को फाउंडेशन कोर्स की सीसेट की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यूजुअली ये सैटरडे को होता है। आप इसको क्यूआर कोड को ज्वाइन कर सकते हो। ये अगर आप कोड SC1000 ऐड करते हो तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मेरी तरफ से आपको दे दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो अभी आपने देखा कल हम लोगों ने नोबेल प्राइज के बारे में बात किया था, जो कि मेडिसिन में मिला है। आज हम लोग बात करने कल हम हाँ आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स वाले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कुछ हफ्तों तक लगातार अनाउंसमेंट होती रहेगी। ये 1-2 दिन में दोबारा से अनाउंसमेंट होने वाली है, फिर वो इकोनॉमिक्स में और अलग अलग सेक्टर में जो दिया जाता है। पीस प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, पहली बात तो ये। और नोबेल प्राइज फॉर द 2023 हैज गॉन टू 3 साइंटिस्ट, 3 लोगों को मिला है। नाम यहाँ पे दिया हुआ है एनी लुहियर, पियर अगोस्तिनी एंड द फेरेंक क्रोजन। ठीक है, नाम याद थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हो। ये नाम से ज्यादा जरूरी क्या होता है, काम जरूरी होता है। इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि भैया इनको नोबेल प्राइज मिल गया है। क्योंकि नोबेल प्राइज से बड़ा तो कोई प्राइज दुनिया में आजकल माना ही नहीं जाता। हालांकि इसमें भी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा प्राइज है। तो बेसिकली इन्होंने जो रिसर्च किया है, वो रिसर्च इन्होंने किया है कि भैया हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखा जाए या इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी किया है। देखिए, आप ये तो सोच रहे हो सर क्या बोल दिया आपने ये। आपको पता है कि हमारा एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर हमारे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूमते रहते हैं, आपने भी इस तरह का देखा होगा, है ना। ये डिजाइन बनाते हैं हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से ट्रेवल करते रहते हैं चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन है नीचे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे कर रहे हैं। लाइट की जो स्पीड होती है ना, उस स्पीड पे कर रहे हैं। और इतना फास्ट ये मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखना इम्पॉसिबल है। हम जानते जरूर हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आज तक कोई भी इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाया है। देखिए, किसी चीज को देखने के लिए कम से कम 2 रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। पहली बात, हम किसी चीज को तब देख सकते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके वापिस आती है ना। अदरवाइज हम उसको नहीं देख सकते। देखने के लिए कम से कम लाइट का वापिस आना चाहिए। दूसरी बात,
वो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं उसकी पोजीशन भी ऑलमोस्ट फिक्स होनी चाहिए, तभी हमें दिखेगा। अगर इधर-उधर वो दौड़ता रहता है तो वो दिखेगा नहीं ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। जो हमारे लाइट के फोटॉन्स होते हैं, है ना? जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो पहली बात इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि वहां से लाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का जब वो हिट करता है लाइट, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना इतना स्पीड में दौड़ता है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं लगा सकते, जिसे क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। और क्वांटम फिजिक्स का सबसे जो कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म है वही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन की बड़ी मैजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड से दौड़ता है। जब तक लाइट इससे टकरा के वापस आपकी आंखों तक आती है ना, तब तक वो पोजीशन चेंज कर चुका होता है बेसिकली। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की जिससे ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1987 में जो लू हियर जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इन्होंने डिस्कवर किया दैट व्हेन अ लेजर लाइट वेव वाज पास्ड थ्रू अ नोबल गैस, इट इंटरैक्टेड विद द एटम्स, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एनर्जी दैट वाज देन एमिटेड एज लाइट। यही है सारी डिस्कवरी। तो जब एक नोबल गैस के थ्रू एक लेजर लाइट को डाला जाता है, आपको पता है लेजर लाइट काफी एनर्जेटिक होती है, तो वो हमारे एटम के साथ इंटरैक्ट करती है और उस एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिससे इससे लाइट एमिट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन से ही लाइट निकल रही है, और ये लाइट इतने कम समय के निकलती है कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ मशीन चाहिए। और इन डॉक्टर साहब ने ऐसी ही मशीन को बनाया कि जब इलेक्ट्रॉन से हल्की सी लाइट निकलेगी ना, उसको तुरंत कैप्चर कर लो। और जब हम इसको कैप्चर कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता चल जाता है। इसे कहा जाता है एटोसेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नोबल गैस क्या होती है ऊपर? नोबल गैस वो गैस होती है जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, उसे हम लोग नोबल गैस कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ नोबल गैस के एग्जांपल। बड़े आसान सी हैं, स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एटोसेकेंड है, कितनी देर के लिए लाइट निकलते हैं इलेक्ट्रॉन से जब लेजर को छोड़ा जाता है? 1 क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड और 1 बिलियंथ ऑफ अ नैनो सेकेंड। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी जीरो माइनस जीरो इसके अंदर आएंगी। उतनी देर के लिए ही इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलती है, वो लाइट निकलती है, और इतने ही समय में उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू एग्जैक्टली लोकेट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली वे टू नो द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस एटो सेकेंड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नोबल गैस के थ्रू लेजर लाइट को छोड़ते हैं। तो यही है भैया इनकी डिस्कवरी। अब ये डिस्कवरी तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अदरवाइज डिस्कवरीज तो होती रहती हैं। डिस्कवरी के मायने तभी होती हैं जब वो किसी के काम आ सकें। तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ये बहुत जरूरी है। The possible application is to study molecular level changes in the blood to identify the disease, especially cancer. अभी देखिए हम लोग कहते हैं कि भाई जब कैंसर की सेकंड स्टेज, यूजुअली थर्ड स्टेज में जब कैंसर होता है, तब इंसान को पता लगता है कि उसको कैंसर हो गया है। और जब तक वो थर्ड स्टेज में पता चलता है उसका इलाज इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये इससे हम लोग कुछ ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में मोलिक्यूल लेवल पे, एक एक सेल के लेवल पे अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, और ये उसको पता चल जाएगा कि इसको कैंसर होने वाला है। बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर का पता चल जाएगा और आपका इलाज भी हो सकता है। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन इसकी यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह, वो सब करके स्पेस टेक्नोलॉजी के इसके अंदर इसका डेफिनेटली यूज होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत फास्ट बनाए जा सकते हैं, मोर एफिशिएंट बनाए जा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये जो स्लाइड है वो कल मैंने आपको दिया था, ये तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आप दोबारा से इसको रिपीट कर दिया है। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में बात किया था कल हम लोगों ने, तो ये तो आपके लिए यहाँ पे अलग से डाल दिया है। तो नेपाल में आया है अर्थक्वेक, और बहुत बड़ा अर्थक्वेक तो नहीं था, इट वाज 6.2। बड़े का मेरा मतलब ये है कि अर्थक्वेक आना इज अ नेचुरल प्रोसेस,
उस अर्थक्वेक से नुकसान होना इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अगर 6.2 लेवल का अर्थक्वेक अगर किसी बहुत पॉपुलेटेड सिटी में आ जाता है तो बहुत ज्यादा डेथ हो जाएंगी। वहीं इतना ही मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक अगर किसी डेजर्ट में आता है, डेजर्ट रीजन में आता है, किसी रेगिस्तान में आता है, तो कुछ भी नहीं होता है। तो उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है, वो कितना नुकसान कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। वो बहुत डीप है, बहुत शैलो है, कैसे एरिया में आया है, रेजिडेंशियल एरिया में आया है, डेजर्ट में आया है, किसी वाटर बॉडी में आया है, तो भैया वहां पे सुनामी आ सकती है। तो उस चीज से फर्क पड़ता है कि वो एनर्जी क्या इंपैक्ट करती है। तो ये आया है अर्थक्वेक। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि नेपाल में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना। जो पूरे हिमालयन रीजन के अंदर बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जब हम लोग अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अर्थक्वेक पूरी दुनिया में हर जगह पे एक जैसा नहीं आता। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे ज्यादा अर्थक्वेक नहीं आते। जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया देखिए आप जरा, यहाँ पे आते हैं सबसे ज्यादा अर्थक्वेक। दुनिया के ऑलमोस्ट 70% अर्थक्वेक जो है वो इस जोन में आते हैं। ठीक है जी, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, वहीं से लिया गया है। और इस जोन को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर इसको अर्थक्वेक की वजह से नहीं कहते हैं, रिंग ऑफ फायर इसे वोल्केनोज की वजह से कहते हैं, क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट 70% वोल्केनोज भी यहाँ पे आते हैं, और दुनिया के 70% के लगभग अर्थक्वेक भी यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब वोल्केनो का अर्थक्वेक से रिलेशन है, ऑफ कोर्स है। अर्थक्वेक का ज्यादा रिलेशन वोल्केनो के कंपैरिजन में एक और चीज से है, वो है प्लेट के टकराने से। जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में टकराती हैं, या वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक वो दूसरे को पास करती हैं, हर सिचुएशन में एनर्जी रिलीज होती है, और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है वहां पे अर्थक्वेक आता है। तो कुछ भी प्लेट की मूवमेंट हो, चाहे वो कन्वर्ज कर रही हो, डाइवर्ज कर रही हो, मतलब कैसी भी पोजीशन हो सकती है। वो ऐसी भी हो सकती है जब वो डाइवर्ज कर रही होती हैं, वो कंप्रेस भी कर सकती हैं जब कन्वर्जेंस हो रही है, या वो एक दूसरे को ऐसे फ्रिक्शन भी कर सकती हैं। किसी भी तरह की मूवमेंट हो, जहां से एनर्जी रिलीज होगी वहीं पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थक्वेक इज नथिंग बट द एनर्जी। उस एनर्जी से शेकिंग होती है, उस शेकिंग को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। राइट, तो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। तो दुनिया के 70% के आसपास जो है वो अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है जी, उसके अलावा 70% के आसपास यहाँ पे आता है। जो 20% के आसपास अर्थक्वेक है, वो कहाँ पे आते हैं? वो आते हैं इस रीजन में, थोड़ा ये जावा सुमात्रा, मेजरली हिमालय, और ये मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन जो है, यहाँ पे आते हैं 20% के आसपास अर्थक्वेक। और यहीं पे अपना नेपाल भी पड़ता है, हमारा हिमालयन रीजन भी पड़ता है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन में भी ठीक ठाक अर्थक्वेक आते हैं। और यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट हैं, एक हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दूसरी हमारी यूरेशियन प्लेट है। दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, और इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे की तरफ थोड़ा सा सबडक्ट हो रही है। उस सबडक्शन की वजह से वहां पे हलचल होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और अर्थक्वेक आता है। बाकी के बचे हुए जो 10% जो अर्थक्वेक्स हैं, वो अलग अलग रीजन्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे अपना हो गया जी ये मिड अटलांटिक सी, ठीक है, मिड अटलांटिक रीज इसको बोलते हैं, यहाँ पे आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, हमारी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, दूर हट रही हैं, पीछे की तरफ जा रही हैं। उसके अलावा जैसे हमारा अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली हो गया, यहाँ पे भी हमारा कॉन्टिनेंट आपस में ब्रेकअप हो रहा है, कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका का। यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक आते हैं। थोड़े बहुत अर्थक्वेक आपको जो है वो कुछ हॉटस्पॉट्स में भी देखने को मिलेंगे, जैसे हवाई हो गया, गैलेपैगोस हो गया, ये कुछ हॉटस्पॉट हमारे यहाँ पे रहते हैं। जैसे रीयूनियन हॉटस्पॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एक तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं, अर्थक्वेक के हिसाब से इंडिया को बेसिकली 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2, जोन 3, 4 और 5। जोन 1 नहीं है, कंफ्यूजन आपने नहीं होना है, इट्स जोन 2। ठीक है, जोन 2 में जो है काफी लो रिस्क होता है। जोन 3 में थोड़ा मॉडरेट लेवल का रिस्क होता है। जोन 4 में हाई रिस्क होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आपको नजर आएगा। थोड़ा सा ये वाला थोड़ा हिमालय से थोड़ा नीचे वाला रीजन आपको नजर आएगा। जोन 5 जो है वो प्रॉपरली एकदम वो वाला रीजन है जहाँ पे प्लेट आपस में सबडक्ट कर रही हैं। इवन यहाँ पे जो गुजरात का कच्छ वाला रीजन है वो भी यहाँ पे आता है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपना यहाँ पे आता है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, थोड़ा लेह लद्दाख वाला रीजन वो यहाँ पे आता है जोन 5 के अंदर। काफी ज्यादा हाई रिस्क यहाँ पे रहता है। ठीक है, कुछ लोकेशन अगर आपको देखनी है तो आप जो है यहाँ से अभी इसको देख सकते हो। इंडिया में कुछ अर्थक्वेक के एग्जाम्पल अगर आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। 2005 में J&K भुज में आया था, 2001 में बड़ा खतरनाक 26 जनवरी को आया था। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तब तो हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब वो आया था, बहुत न्यूज़ में हुआ था। इवन हमारे गांव के पास में एक गांव में एक लड़का वहां पे काम किया करता था, उसकी फैमिली में से 2 लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। उत्तरकाशी में 1991 में बड़ा जबरदस्त अर्थक्वेक आया था, कोयना अर्थक्वेक 1967। ये लोकल अर्थक्वेक था कोयना वाला, जो कि नेचुरल उसकी वजह से नहीं आया था, प्रोसेस की वजह से। ये बेसिकली कोयना में जो हमारा डैम है, उस डैम की वजह से कि लोकल अर्थक्वेक यहाँ पे आया था। ठीक है, मैन मेड कोज की वजह से आया था, मैन मेड कोज। ठीक है, उसके अलावा बिहार नेपाल अर्थक्वेक 1934 8 पॉइंट अर्थ बहुत खतरनाक आया था, कई हजार लोगों की डेथ हो गई थी। आसाम और कच्छ अर्थक्वेक, कच्छ का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे काफी भुज एरिया, कच्छ एरिया जो गुजरात में है, वहां पे काफी अर्थक्वेक आते हैं। क्या क्या रीजंस हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। इंडिया में हिमालयन बेल्ट है तो वो तो बहुत कोलिजन हो ही रहा है, तो वो तो ऑफ कोर्स बहुत सेंसिटिव होने वाली है। अंडमान निकोबार वाली जो बेल्ट है वो भी, क्योंकि इंडियन प्लेट और जो जावा सुमात्रा वाली प्लेट है, सुंडा प्लेट, उसका ही पार्ट है, तो वहां पे भी कुछ सबडक्शन हो रहा है। डेक्कन प्लेटू वैसे तो काफी स्टेबल माना जाता है टेक्टोनिकली एज कंपेयर टू हिमालयन रीजन। यूपीएससी में ऐसे सवाल भी आ चुका है। लेकिन डेक्कन प्लेटू में भी रेयरली कभी कभी आपको 50-100 सालों में अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र में, अगर आपको पता है, जो भीमा कोरेगांव वाला जो रीजन है, वैसे न्यूज में था कुछ टाइम की वजह से, जो कृष्णा रिवर वाला जो एरिया है भीमा, वहां पे लातूर जो जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे एक फोल्ट पाया जाता है, फोल्ट लाइन है। ठीक है, उसकी वजह से भी वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन हिमालय के कंपैरिजन में बहुत कम आते हैं। तो ये तो सारे के सारे नेचुरल कॉज हो गए। कुछ मैन मेड कॉज, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, अनसाइंटिफिक लैंड यूज कर रहे हैं, डैम्स वगैरह बना रहे हैं, हिल एरियाज में फालतू की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोकल अर्थक्वेक आ सकते हैं। हमारा जो एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, और हमारा जो बॉडी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका क्या कहना है कि भैया अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ 8-10 पॉइंट दिए हुए हैं। ये एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, आप इनको याद कर लो, इतनी तो आपको पॉसिबल नहीं है याद होना, आसान आसान सी है, लेकिन एग्जाम में 3 4 5 भी याद आ जाएं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, बी प्रिपेयर्ड टू एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स। मेन अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आते हैं, जिसे आफ्टर शॉक कहते हैं। तो एक बार अगर बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो आपको रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि उसके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, हो सकता है 2 दिन के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा देखना है। आपके वहां पे बिजली का शॉर्टकट हो सकता है, तो अगर कहीं भी अर्थक्वेक आने के चांसेस बन रहे हैं तो पहले क्या करें, सारे स्विचेस को बंद कर दें। अगर आप भैया सुट्टा जला रखा है आपने, सिगरेट जला रखी है, तो उसको भी बंद कर दें। ठीक है, फायर ब्रिगेड को आप जल्दी से फोन करें। जो इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट हैं आपके आसपास, जैसे पेंट हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, उसको अगर वो गिरा हुआ है फर्श पे तो उसको साफ करें, क्योंकि उसके अंदर आग वगैरह लग जाती है। रेस्क्यू टीम को फोन करें। स्टूल किसी सेफ जगह पे जाएं, खड़े हो जाएं, काम रहें, सबसे बड़ी बात तो है ना, टीवी वगैरह को बंद करें। तो ये इस तरह की जनरल जनरल सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। चलिए जी, कांग्रेस itself distances itself from the Singhvi's ex post on the caste based survey। छोटी सी न्यूज है, बता देता हूँ क्या है आपको। बेसिकली आपको पता है कि बिहार में अभी कास्ट सर्वे बाहर आया है, राइट, जिसमें ओबीसी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा आई है। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भाई जिसकी जितनी पॉपुलेशन है, जिसका जितना शेयर है पॉपुलेशन में, उसको उतना ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर एससी मान लो 10% है तो उनको 10% मिले। अगर स्वर्ण यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनका 5% है तो उनको 5% मिले। अगर ओबीसी 80% है तो उनको 80% मिले। तो जितनी जिसकी पॉपुलेशन उतना तो शेयर मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है 50% वाली, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया मेरिट और सोशल जस्टिस दोनों के बीच में बैलेंस बनाना भी जरूरी है। मेरिट भी जरूरी है, क्वालिटी भी जरूरी है, और रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हालांकि ये जो बात बोल रहे हैं राहुल गांधी जी वो इसके अगेंस्ट में जाती है, बट राहुल गांधी जी ने तो ऐसा कह दिया। आजकल इलेक्शन का दौर है, तो हमारे नेता लोग हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे पावर में हो, इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान एक कांग्रेस लीडर हैं जिनका नाम है संघवी जी, ठीक है, उनका नाम आपने सुना होगा। सिंघवी जी ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं कि जिसका जितना पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब जितनी आबादी उतना हक, मैं इसको फेवर नहीं करता हूं। उन्होंने कहा है कि इससे मेजोरिटेरियनिज्म जो है, मेजोरिटेरियनिज्म वो इससे बढ़ेगा। देखिए, जिसका जितना पॉपुलेशन उसको उतना ही प्रिविलेज, ये तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में है। यस, डेमोक्रेसी ये तो मेजोरिटेरियनिज्म हो गया ना, मतलब जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अधिकार होगा उसका। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मेजोरिटेरियनिज्म है। कि इससे क्या होता है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपने अधिकारों को थोप सकती है। ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब। Majoritarianism is it's a state where majority of the communities disregard the wishes and the well-being of the minorities is known as the majoritarianism. Minority क्या सोच रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? मेजोरिटी से फर्क पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, मेजोरिटेरियनिज्म। यस, जो माइनॉरिटी है उनको भैया मारो, उनको कोई अधिकार मत दो, उनको एजुकेशन मत दो, उनको रिसोर्सेज मत दो। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऐसा चाहती है। इसीलिए मेजोरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप में कोई खास फर्क नहीं है। इट्स ए लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी विच एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द मेजोरिटी। और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जहां पे फ्लोड होती है, जहां पे डेमोक्रेसी फ्लोड होती है, वहां पे ये आरोप लगाया जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर कि वो मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दे रही है। लेकिन जहां पे डिसेंट डेमोक्रेसी होती है, वहां पे माइनॉरिटी के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी में ये मेजोरिटी का अधिकार होता है, ये मेजोरिटी की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माइनॉरिटीज का टेक केयर करें। माइनॉरिटी सेफ फील करनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ मेजोरिटी। यस, आप एक क्लासरूम में जाते हो कोचिंग करने के लिए, वहां पे क्लास में 100 लड़के बैठे हुए हैं और वहां पे क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां हैं, तो लड़के मेजोरिटी में हैं, लड़कियां माइनॉरिटी में हैं। मेजोरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी यानी कि चारों लड़कियों को सेफ फील कराएं, ताकि वो भी वहां पे जाके एजुकेशन ले सकें, वो भी स्किल्ड हो सकें, वो भी अपनी जिंदगी बना सके, जॉब कर सकें। राइट? अगर मेजोरिटी उनको डराएगी तो उनके अधिकार तो छीन लिए जाएंगे ना। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो मेजोरिटेरियनिज्म इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है डिक्टेटरशिप में। इसीलिए इसको डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट में माना जाता है। इसके एक दो हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में ज्यूज माइनॉरिटी में थे, लोकल जर्मन पॉपुलेशन वो जो है मेजोरिटी में थी। तो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उसके माइंड को मीडिया के द्वारा या भाषणों के द्वारा ऐसा बना दिया गया, मेजोरिटी जो जर्मन पीपल थे उनका यह कहना था कि ज्यूज लोगों को मार दिया जाए। और हिटलर ने यही आर्गुमेंट दिया कि भैया क्योंकि मेजोरिटी चाहती है कि ज्यूज को मार दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए, इसलिए मैं तो उसको जनता के लिए कर रहा हूं। जनता ऐसा चाहती है, मेजोरिटी ऐसा चाहती है। अगर किसी जगह पे 100 लोग हैं जिनमें से 99% जो है वो अलग आइडियोलॉजी वाले हैं और एक आदमी जो है अलग आइडियोलॉजी में है, तो 99 तो ये कह सकते हैं ना इस एक को मार दो। तो क्या इसको मारना लीगल है? क्या इसको मारना मोरल है, एथिकल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो मेजोरिटी हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अमेरिका में चले जाए, वहां पे स्लेव ट्रेड की बात होती है, स्लेवरी की बात होती है। मोस्टली अमेरिकन चाहते थे, खासकर सदर्न अमेरिका में, कि स्लेवरी रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। उसके अगेंस्ट में हम लोग लड़े और जो चीजें हुई आपको अच्छे से पता है। तो मेजोरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट में स्पिरिट होती है। तो ये जो बात कही जा रही है कि भैया जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको उतना ही प्रिविलेज, उतना ही अधिकार, तो ये कहीं ना कहीं उस स्पिरिट के अगेंस्ट में जाता है। स्पिरिट ऑफ रिपब्लिक, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है। हालांकि यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है जी। एक और न्यूज है आज के फ्रंट पेज पे, जो न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है, एक जो है जर्नलिस्ट लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, और ये एक जर्नलिज्म की वेबसाइट है। इसका न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आता है, ये सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस ही है इसकी। तो भैया इसके ऑफिस पे छापा पड़ा है, रेड पड़ी है।
एनआईए के साथ मिलके और अलग अलग एजेंसीज की अंडर यूएपीए एक्ट, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों का अरेस्ट भी कर लिया गया है, इनका ऑफिस बंद हो गया है। तो बहुत सारे इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि साहब ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा वायलेशन है। क्योंकि अगर आप न्यूज क्लिक की न्यूज को देखोगे ना, कभी इसकी वेबसाइट पे जाओगे, 99% जो इसके में न्यूज होती हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, एंटी गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। तो वो बीजेपी के अगेंस्ट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में, मोदी जी के अगेंस्ट में खूब सारी न्यूज पब्लिश करते हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूज आउटलेट्स होते हैं, उनका पर्पस ये नहीं होता है कि फलानी गवर्नमेंट को गालियां देनी है। उनका मतलब ये होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कल को कांग्रेस सरकार आ जाए या कोई और सरकार आ जाए, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं। खैर, इसमें पॉलिटिक्स में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। बट बात यह है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, अभी कार्रवाई होगी, जो होगा वो बात की बात है। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की हम लोग बात करें अगर, तो एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय एन एनजीओ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। 2023 में इंडिया का जो रैंक है वो 161 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया में प्रेस की फ्रीडम बहुत ज्यादा खतरे में है। 2022 में हमारा रैंक कितना था? 150। तो मतलब हम काफी नीचे चले गए हैं। और इस तरह की अगर न्यूज आती रही तो ऑफ कोर्स और भी बहुत नीचे चले जाएंगे। इवन श्रीलंका भी हमसे बेटर है। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क वगैरह थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते ही हैं ऑफ कोर्स। तो सिचुएशन पहले प्रॉब्लमेटिक थी इंडिया में एज पर दिस रिपोर्ट, अभी वो वेरी बैड वाली कैटेगरी में आ चुकी है। वेरी बैड 3 कंट्री में इन्होंने कहा है, ताजिकिस्तान, इंडिया और टर्की। टर्की में भी हालत काफी खराब है। क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं? इसका एक रीजन ये हो सकता है भैया, जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के बहुत क्लोज में होते हैं, उनका भाईचारा होता है। कितने सारे जर्नलिस्ट को आपने देखा होगा, वो जर्नलिज्म छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से टिकट भी मिल जाती है, एमपी एमएलए भी बन जाते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो इसका रीजन तो यही हुआ ना कि भैया जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे तो आप जो है न्यूट्रल नहीं थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ। बहुत बार बिजनेसमैन के द्वारा किसी न्यूज चैनल को अक्वायर भी कर लिया जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, ये प्रॉब्लम अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी कुछ गिने चुने ही न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो कि मतलब न्यूट्रल हैं। मोस्टली वहां पे भी वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक द्वारा खरीदे गए हैं। तो ये समस्या पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है बेसिकली। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसी परस्पेक्टिव से देख सकते हो। इंडिया में अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं कही गई है, एक्सक्लूसिवली इनडायरेक्टली बोला गया है अंडर आर्टिकल 19। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं हमारे देश में, उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कुछ खास सिचुएशन में आपके फंडामेंटल राइट्स को करटेल किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं? सोवरेनिटी, अगर देश की सोवरेनिटी खतरे में है, अगर देश की इंटेग्रिटी खतरे में है, सिक्योरिटी अगर खतरे में है, अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारे फ्रेंड रिलेशन खराब होते हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन सारे केसेस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को करटेल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही हैं बेसिकली उसी सेक्शन की पर्सपेक्टिव से हो रही हैं। लेकिन प्रेस की फ्रीडम बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंस है। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। अगर प्रेस न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल नहीं है तो भैया वो बाकी के तीनों पिलर को भी बेकार कर सकता है। न्यूट्रल है तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। एक तो हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन न्यूज चैनल कर आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यूज चैनल वाले जो बोलते हैं, भाई और बहनें जो आती हैं वहां पे, उनको देख के लगता है कि ये जर्नलिस्ट है ही नहीं। उनको देख के लगता है ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल कैंपेनिंग चल रही है ना। आज तो कल तो ऐसा होगा कि किसी न्यूज चैनल का नाम लेते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रही हैं या कर रहा है ना। यू नो वेरी वेल। अकाउंटेबिलिटी, अगर प्रेस अगर सरकार के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएगी, सरकार के जो काम हैं, पॉलिसीज हैं, अगर उनकी नेगेटिव साइड जनता को नहीं बताएगी, तो उससे भैया करप्शन फैलता है। तो करप्शन को एक्सपोज करने के लिए
ये ज़रूरी है, इससे सरकार पब्लिक के लिए अकाउंटेबल बनती है। प्रेस पूरे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी लेके आती है, क्योंकि ओपनली वो पूरे देश को उस इंफॉर्मेशन को बताती है। चेक एंड बैलेंस, है ना? ऑफ कोर्स ये तो ज़रूरी है। प्रेस के द्वारा जनता को चीज़ें पता चलेंगी, उनका जो वही व्यू पॉइंट है वो चेंज होगा। जब वो वोट देने जाएँगे तो 4 बार सोचेंगे, तो सरकार को डर लगता है कहीं इन्फॉर्मेशन जनता के पास ना चली जाए। पब्लिक डिबेट और डिस्कोर्स होता है, यस, आपको पता ही है वो आजकल क्या, आजकल तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता है। आजकल तो वो टीवी पे क्या है, एक साथ जो है वो 10-10 लोगों को बिठाते हैं। उसमें सिर्फ़ को गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं। कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, ओनली गालियाँ। ये इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है, जो एंकर हैं वो बैठे हुए हँस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और जो जनता उस चैनल को देख रही है उसका दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। तो ये डिबेट और डिस्कशन का हालाँकि क्वालिटी काफ़ी डाउन चली गई है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे चैनल्स को देखोगे, जैसे हमारे यहाँ पे जो है दूरदर्शन है, या कुछ अच्छे डिसेंट चैनल हैं, वहाँ पे एक आपको अच्छा डिसेंट कन्वर्सेशन डिबेट देखने को मिलती है। तो क्या-क्या थ्रेट्स हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस को ऊपर हम लोगों ने बता ही दिया है, सेंसरशिप ऑफ कोर्स, लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन होता है, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, ईडी वगैरह की रेड पड़ जाती थी पहले भी, अभी भी पड़ती है, ठीक है? ऑनलाइन डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वगैरह, वो सब फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके थोड़ा-सा डेंजरस मामला बनता है। चलिए जी, आज का एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल एक्चुअली जो नोबेल विनर हैं, मेडिसिन वाले, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आर्टिकल क्या कहता है? देखिए, कल हम लोग ने इसके बारे में बात किया था, जो कैटलिन कारिको जी हैं और ड्रू वीज़मैन हैं, इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिल गया। बड़ी अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए था, क्योंकि डिस्कवरी बहुत बढ़िया थी। डिस्कवरी इन्होंने क्या की थी? एमआरएनए वैक्सीन वाली की थी। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड-19 की एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन इतनी फास्ट बनी है। यूजुअली एक वैक्सीन को बनने में 6 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन ये वैक्सीन उन्होंने 1 साल के अंदर ही बना डाली, और उसकी वजह से कोविड कंट्रोल भी हो गया। तो काम तो बहुत बड़ा किया है। डिज़र्व करते हैं वैक्सीन को, ये नोबेल प्राइज़ को, करते भी हैं, इसलिए इनको मिला भी है। जो कमिटी है नोबेल नोबेल वाली, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो वैक्सीन बनाई है, ये सभी मैनकाइंड के लिए बनाई है। अब यहाँ पे थोड़े से सवाल खड़े होते हैं। सबके लिए नहीं बनाई है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेज़ में 99% केसेज़ में क्या होता है? देखिए, वैक्सीन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, बहुत समय लगता है, बहुत बड़ी टीम लगती है, इंटरनेशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इतना सारा काम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाती है। वैक्सीन्स जब भी बनती हैं, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको फंडिंग भी करती है, उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं गवर्नमेंट्स, मतलब लैबोरेटरी वगैरह एंड ऑल दैट, और उनको स्टाफ भी प्रोवाइड कराती हैं, तब जाके कहीं वैक्सीन बनती है। तो गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक ना, इसका मतलब वैक्सीन जब बनाई जा रही है, कौन फंड कर रहा है? पब्लिक फंड कर रही है। पब्लिक के पैसे से जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसको सरकार के पास जाता है, सरकार इनको फंड करती है। यहाँ पे सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। जो डॉक्टर कारिको और वीज़मैन जी हैं, इन्होंने इस वैक्सीन की बनाने की शुरुआत 1990s में किया था, यू नो वेरी वेल। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इनको लाइसेंस दिया, अपने वहाँ पे लैब प्रोवाइड करवाई, तब जाके इन्होंने इस वैक्सीन को बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को सपोर्ट कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब फंडिंग कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। पैसा कहाँ से आ रहा है रिसर्च के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए? जनता से आ रहा है। लेकिन वहाँ पे गेम घूम गया। ये जो कंपनी है राइबो थेरापेटिक्स, इसने एमआरएनए वैक्सीन का लाइसेंस किसको दे दिया? सेल स्क्रिप्ट को दे दिया। सेल स्क्रिप्ट ने वो लाइसेंस किसको दे दिया? मॉडर्ना को और बायोनटेक को दे दिया। यहाँ पे पूरा खेल घूम गया। मॉडर्ना और बायोनटेक दोनों प्राइवेट कंपनी हैं। कितने में दिया? $75 मिलियन ईच। और उसके बाद ये जो डॉक्टर कारिको हैं, इन्होंने बायोटेक ज्वाइन कर लिया और उसकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई 2013 में। सैलरी पता कितनी है इनकी? मिलियन ऑफ डॉलर्स। बाद में इस कंपनी को बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? फाइजर को भी दे दिया गया। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर पे किया, फाइजर को दे दिया। अब सोचने की बात यह है,
मॉडर्ना, बायोनटेक और फाइजर, ये हैं प्राइवेट कंपनीज। कोविड वैक्सीन की दवाइयां बेच के इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कमाया है। लेकिन फंड किसने किया था? पब्लिक ने किया था ना। भाई जब पब्लिक आपके रिसर्च को फंड कर रही है, पब्लिक आपको वैक्सीन बना के दे रही है, तो आप उसको प्राइवेट कंपनी को क्यों दे रहे हो? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। और जिसको आप नोबेल प्राइज दे रहे हो, क्या उनका पर्पस जनता की सेवा करना है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर जनता की सेवा करना उनका पर्पस होता, तो वो प्राइवेट कंपनी के प्रेसिडेंट कभी ना बनते, वो मिलियंस ऑफ डॉलर की सैलरी कभी ना लेते। यहां पे ये बड़ी बात है। तो कमर्शियल गेन है भैया आपका, आप उसको मैनकाइंड के लिए कैसे बोल सकते हो? आपने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाया है अपनी रिसर्च के नाम पे, वो सारी चीजें करने के बाद, है ना। मॉडर्न और फाइजर ने जो किया वो आप सबको पता है। आप कह रहे हो मैनकाइंड के लिए। अरे मॉडर्ना, फाइजर, इन कंपनीज की 90% वैक्सीन कहाँ गई है? या तो अमेरिका में गई या यूरोप में गई। अफ्रीका वाले, एशिया वाले बेचारे, साउथ अमेरिका वाले तो ऐसे ही रह गए, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। तो पहले तो आपने वैक्सीन बनाया जनता की फंडिंग लेके, फिर आपने प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, फिर आप प्रेसिडेंट भी बन गए, फिर वो वैक्सीन जो थी वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के पास चली गई, बाकी लोगों के पास आई नहीं, और आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो ये आर्टिकल इसलिए उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। फिर अमेरिका ने क्या कहा, यूरोप ने क्या कहा, चलिए जी हम लोग ना कोवैक्स नाम का एक इनिशिएटिव लेंगे, एक प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें हम लोग मॉडर्ना, फाइजर वगैरह से वैक्सीन खरीद के गरीबों में बांटेंगे। लेकिन ये अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाए। गरीब कंट्री में वैक्सीन किसने दिया पता है? इंडिया ने, रशिया ने, चाइना ने, इन्होंने दिया। हालांकि रशिया और चाइना की क्वालिटी के बारे में सबको डाउट था ऑफ कोर्स, बट दिया तो कम से कम। आपने तो प्राइवेट कंपनी को ही डाल के दे दिया। उसके अलावा देखिए जरा, नोबेल प्राइज इनको मिल गया। एक और कंपनी है, वो कंपनी है कार्बोवैक्स। ठीक है। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ह्यूस्टन अमेरिका में, एंड द टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर में, यहां पे भी एक वैक्सीन बनी जिसका नाम है कोर्बेवैक्स। लेकिन इन्होंने इस वैक्सीन का पेटेंट नहीं करवाया। वैक्सीन बनाई लेकिन पेटेंट नहीं करवाया। और इंडिया की जो कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इसको लाइसेंस भी दे दिया विदाउट एनी पेटेंट। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना। प्राइवेट गेन के लिए आप पेटेंट ले रहे हो, उसे ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना नहीं बोलते हैं। और टेक्सास के अंदर इसको नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट भी किया था, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास तो पैसा होता है, राइट। तो उन्होंने तो नोबेल प्राइज भी जीत लिया पैसा देके, ये नहीं जीत पाए, जबकि इनका काम जो है वो ज्यादा ह्यूमैनिटी के काम आया है, विदाउट एनी पेटेंट। ये होती है बात। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको मिलना चाहिए। मेडिसिन में चाहे ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पीस प्राइज तो दे दो। अब देखेंगे भाई इनको पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना तो चाहिए। कीनिया के एम्बेसडर ने भी इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, इंडिया ने भी बोली है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बात वही है, एक तरफ है प्रॉफिट, एक तरफ है ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। तो नोबेल प्राइज भी उतना नोबेल नहीं है बेसिकली जितना सुनने में आता है। तो यही इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि नोबेल प्राइज जो एमआरएनए वैक्सीन को दिया गया है, वो शायद डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है। इससे बेटर भी हमारे पास चॉइस थी, दिया जा सकता था। बाकी जो दिया है वो डेफिनेटली वो भी डिजर्व करते ही हैं कहीं ना कहीं। तो उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, उसको पढ़ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।